लीजिए देखिए स्टूडेंट, एक्सेस स्पेसिफायर देखिए, ये आपके पास एक, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये आपके पास एक फोल्डर है, ये आपके पास एक फोल्डर है, ध्यान से देखना। एक्सेस स्पेसिफायर कैसे काम करते हैं, ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट क्या होते हैं और इनका कैसे रोल होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये आपके पास एक फोल्डर है डी ड्राइव, देखिए ध्यान से, ये डी ड्राइव, ये डी ड्राइव फोल्डर है और इस फोल्डर का नाम है रोहित। ये रोहित नाम से फोल्डर है डी ड्राइव में। क्लियर? देखिए मैंने लिख दिया रोहित। चलिए, ये लीजिए, रोहित नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर स्टूडेंट्स, इस फोल्डर के अंदर 3 क्लासेस हैं। एक क्लास है एबीसी, ध्यान से देखते रहिए, क्लास एबीसी डी ड्राइव के अंदर, और इस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर भी है, प्रोटेक्टेड मेंबर भी है, पब्लिक मेंबर भी है और डिफॉल्ट मेंबर भी है। डिफॉल्ट इसे कहते हैं जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता, उसे डिफॉल्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट, डी ड्राइव के अंदर रोहित नाम के फोल्डर के अंदर एक क्लास बनाई गई है एबीसी, जिसके अंदर प्राइवेट भी है, प्रोटेक्टेड भी है, पब्लिक भी है, डिफॉल्ट भी है। अब इसका कैसे रोल है ये ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब इसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर मैंने दूसरी क्लास बनाई, ये देखिए दूसरी क्लासेस बना रहा हूं। इस क्लास का नाम रखा मैंने XYZ, इस क्लास का नाम है XYZ। इसी फोल्डर के अंदर ये दूसरी क्लास है। टोटल आपके इस फोल्डर में 2 क्लासेज हो गई हैं। अब ये क्लास जो है, ये क्लास एबीसी क्लास को, ये क्लास एबीसी क्लास को अपना पेरेंट बनाना चाहती है, पेरेंट बनाना चाहती है। तो ये इसके आगे लिख देगी एक्सटेंड्स एबीसी। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कीवर्ड एक्सटेंड्स एबीसी, तो जो एबीसी है ये क्लास इस XYZ क्लास के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन गया, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। ध्यान से देखना, इस टॉपिक को कहते हैं इनहेरिटेंस। जब एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट किया जाता है तो उसे कहा जाता है इनहेरिटेंस। ये टॉपिक इनहेरिटेंस का है। तो क्लास एबीसी एक्सटेंड हुई है XYZ में। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेंबर क्लास एबीसी के XYZ में आए होंगे। तो एबीसी के पास प्राइवेट मेंबर भी है, प्रोटेक्टेड मेंबर भी है, पब्लिक मेंबर भी है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफॉल्ट। ये सारे मेंबर किसके हैं? ये सारे मेंबर क्लास एबीसी के हैं। प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, पब्लिक मेंबर, डिफॉल्ट मेंबर। तो देखिए, अब ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, इस क्लास एबीसी का ये प्राइवेट मेंबर, क्लास एबीसी का प्रोटेक्टेड मेंबर, क्लास एबीसी का पब्लिक मेंबर और क्लास एबीसी का डिफॉल्ट मेंबर। देखिए 4 मेंबर हैं, ये देखिए आपके सामने, ये 4। अब इनमें से कौन कौन से मेंबर एबीसी के XYZ में जाएंगे और जोन से नहीं जाएंगे, ये चीज एक्सेस स्पेसिफायर बताता है। तो देखिए मैंने लिख दिया एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर
कैसे लिखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के मेंबर की एक्सेस स्पेसिफायर यूज क्लास के मेंबर्स की accessibility and visibility एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के मेंबर की एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो मेंबर किस स्कोप में यूज होगा और नहीं होगा, कि रिप्रेजेंट करता है कि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के मेंबर की एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मेंबर किस स्कोप में यूज होगा और किस स्कोप में यूज होगा और किस स्कोप में यूज नहीं होगा। लीजिए ये है कहानी, तो जरा मैं इसको सही कर दूं। हाँ जी स्टूडेंट, जरा मुझे पढ़ के बताइए एक्सेस स्पेसिफायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोहित पढ़िए, रोहित बताइए एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किस लिए किया जाता है। सही पढ़ना है ये वाला। हाँ पढ़िए पढ़िए। एक्सेस स्पेसिफायर का यूज क्लास के मेंबर की एक्सेसिबिलिटी और विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मेंबर्स किस स्कोप में यूज होगा और किस स्कोप में यूज नहीं होगा। हाँ समझ में आया। मतलब एक्सेस स्पेसिफायर आपको ये बताता है कि आपकी क्लास का जो मेंबर है वो कहाँ का यूज हो सकता है और कहाँ का यूज नहीं हो सकता। क्लियर, इसलिए एक्सेस स्पेसिफायर लगाया जाता है। कोई डाउट स्टूडेंट? हेलो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, तो देखिए ये क्लास एबीसी है, इसको मैंने एक्सटेंड कराया है। ये क्लास एबीसी एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड का मतलब है कि क्लास एबीसी के मेंबर क्लास एक्स वाई जेड में इनहेरिट होंगे। तो जावा में इनहेरिटेंस को एक्सटेंड करके लिखा जाता है, एक्सटेंड। तो ये एक्सटेंड हो गई क्लास एबीसी, क्लास एक्स वाई जेड एक्सटेंड कर रही है एबीसी को। तो एबीसी के मेंबर हैं प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर, पब्लिक मेंबर। तो ये कौन कौन से मेंबर एक्स वाई जेड में जाएंगे और कौन कौन से मेंबर एक्स वाई जेड में नहीं जाएंगे, ये आपको बताता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर से हमें पता चल सकता है कि क्लास एबीसी के कौन कौन से मेंबर एक्स वाई जेड में जाएंगे और कौन कौन से नहीं जाएंगे। चलिए तो अब देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। सर इनहेरिटेंस का यूज क्यों करते हैं? बेटा ये तो अभी चैप्टर आगे आएगा, बताऊंगा मैं आपको क्यों। एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है, और इनहेरिटेंस हमारा तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर तो यही है जो अभी चल रहा है, इसके बाद कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के बाद इनहेरिटेंस आएगा। इनहेरिटेंस जो है एक तरह का रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है। आपने क्लास लिख रखी है, उस क्लास के मेंबर आप दूसरी क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं तो आप इनहेरिटेंस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर करा है, ये क्लास एबीसी है, मैं इस क्लास के ये मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट, ये मेंबर हैं। मैं इस क्लास के मेंबर एक्स वाई जेड के अंदर यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इनहेरिटेंस किया है। तो इनहेरिटेंस करने का तरीका होता है क्लास एक्स वाई जेड, फिर इसके आगे लिख दीजिए एक्सटेंड एबीसी। तो एबीसी के जो ये मेंबर है ये क्लास एक्स वाई जेड के अंदर आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब कौन कौन से आएंगे कौन कौन से नहीं आएंगे वो एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा। ठीक है, ये तो इनहेरिटेंस जो है वो एक तरीका है किसी एग्जिस्टिंग क्लास को दूसरी क्लास के अंदर यूज करने का। ठीक है,
चलिए, तो स्टूडेंट देखिए, ये मैंने एक वो बनाया है और यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए प्राइवेट के आगे क्या लगा दिया मैंने, क्रॉस, यानी कि एबीसी का जो प्राइवेट है वो XYZ के अंदर नहीं आएगा, क्रॉस लगा दिया मैंने इसके ऊपर। चलिए देखते रहिए स्टूडेंट, फिर मैंने एक लगाया, ये देखिए प्रोटेक्टेड वाला आएगा, यानी प्रोटेक्टेड मेंबर जो है क्लास एबीसी का, जो प्रोटेक्टेड होगा, जो प्रोटेक्टेड होगा वो XYZ में जाएगा, जो क्लास का पब्लिक होगा वो भी XYZ में जाएगा, और जो क्लास का डिफॉल्ट होगा वो भी XYZ में जाएगा। यानी कि प्राइवेट को छोड़कर सभी मेंबर क्लास एबीसी के जो हैं वो प्रोटेक्टेड के अंदर आ जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये कहानी बनी। तो अगर आप सेम फोल्डर के अंदर है, फोल्डर का नाम है आपका डी ड्राइव रोहित, ठीक है, इसी के अंदर आप काम कर रहे हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर दूं, ये देखिए, तो ये आपकी डी ड्राइव है, रोहित नाम का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर दो क्लास हैं, एक क्लास है एबीसी, एक क्लास XYZ। XYZ क्लास एबीसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो जब XYZ क्लास एबीसी को एक्सटेंड करेगी तो उस टाइम जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर हैं ये वर्क करेंगे, ये वर्क करेंगे, प्राइवेट वाले को नहीं जाने देंगे, प्रोटेक्टेड पब्लिक डिफॉल्ट चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी देखते रहिए, अभी और भी पता चलेगा इनमें क्या डिफरेंस है। अब इसी क्लास के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर एक दूसरी क्लास भी है, एक क्लास और है, ये लीजिए, इसके अंदर एक क्लास और है, उसका नाम है MNO। वो वाली क्लास, ये MNO जो क्लास है, ये MNO जो क्लास बनाई है, ये इनहेरिटेंस नहीं करा रही। अब एक दूसरा तरीका है एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने का, दूसरा तरीका एग्रीगेशन, AGGREGATION, एग्रीगेशन। तो ये जो क्लास है MNO, ये एबीसी को यूज तो करेगी लेकिन ये एक्सटेंड नहीं कराएगी, मतलब इनहेरिटेंस नहीं करेगी, ये एग्रीगेशन करेगी। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि क्लास को ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, OB इक्वल टू न्यू ABC। ये लीजिए, तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट, तो मैंने एबीसी का ऑब्जेक्ट MNO के अंदर बना दिया, इसे कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे वही चीज कि कौन सी चीज आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। तो लीजिए ध्यान से देखिए, ये लीजिए, अब ये क्लास ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के कौन कौन से मेंबर आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। तो देखिए ये इस क्लास का प्राइवेट मेंबर है, ओके, ये इस ऑब्जेक्ट का प्रोटेक्टेड मेंबर, ऑब्जेक्ट का पब्लिक मेंबर और ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट मेंबर। ये लीजिए, तो इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। इसे कहते हैं जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो वो कहलाती है इनहेरिटेंस, और जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बना के तो वो कहलाता है एग्रीगेशन। क्या कहलाता है? एग्रीगेशन। तो इस टाइम ये एग्रीगेशन वाला केस है जिसके अंदर आप क्लास किसका, एबीसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यूज कर रहे हैं MNO के अंदर। ठीक है, तो अब क्या क्या होगा, तो सुनिए देखिए, ये देखिए सेम काम होगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये देखिए, और ये देखिए मैंने फिर वही चीज लगा दी। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेम फोल्डर की क्लास है, देखिए यहाँ पर रोहित जो है ये एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर तीन क्लास हैं, एक क्लास ABC है, एक क्लास XYZ है, एक क्लास MNO है। अब ये क्लासेस आपस में एक दूसरे को यूज कर रही है, तो XYZ ABC को यूज कर रही है इनहेरिट करके, MNO ABC को यूज कर रही है ऑब्जेक्ट बना के। तो चाहे इनहेरिट करके यूज करो या ऑब्जेक्ट बना के यूज करो, प्राइवेट को छोड़कर, यानी ABC का प्राइवेट को छोड़कर, इस वाले को छोड़कर बाकी सभी मेंबर यूज होंगे XYZ में भी और MNO में भी। ये है जी एक्सेस स्पेसिफायर विद इन
सेम फोल्डर, विद इन सेम फोल्डर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा, ध्यान से, अगर पढ़िए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, नोट पढ़िए, नोट स्टूडेंट्स, नोट पढ़िए। हेलो रोहित, नोट पढ़िए, क्या लिखा है मैंने। अगर सभी क्लासेस एक फोल्डर में हैं तो पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट एक्सेस होंगे, प्राइवेट एक्सेस नहीं होगा। हाँ, देख लो जी, चाहे आप कोई सा भी रिलेशन बनाओ, प्राइवेट को छोड़कर सभी मेंबर एक दूसरे के यहाँ यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये फोल्डर अलग अलग हो जाएं तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मान के चलिए ये फोल्डर ही चेंज हो गया। अब ये जो फोल्डर है, स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये देखो, अब ये है ई फोल्डर, ई फोल्डर, ई फोल्डर में नाम है विकास, ये विकास नाम का फोल्डर है, ई ड्राइव में विकास नाम का फोल्डर है, और वहां पर ये XYZ क्लास है। XYZ कहां पर, जो क्लास है वो कहां पर है इस टाइम, चलिए XYZ की जगह इसका कुछ और नाम रख लो, www। ये www जो क्लास है ये ई ड्राइव की विकास के अंदर है, जो एक्सटेंड कर रही है ABC को, और ABC कहां से आ रही है, ABC आ रही है रोहित के यहां से, यानी फोल्डर चेंज हो गए। क्लास ABC रोहित के अंदर है और क्लास www विकास के अंदर है। तो इस फोल्डर से इस फोल्डर में आएगी कैसे, पता कैसे आएगी, इंपोर्ट होकर, इंपोर्ट। तो आप यहां पर पहले इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट रोहित, इंपोर्ट रोहित डॉट ABC आ गई। अब ABC क्लास रोहित से निकलकर विकास में आ गई। क्लियर है, ये इंपोर्ट करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो जो आपकी क्लास है वो एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जा सकती है इंपोर्ट होकर। तो ये मैंने इंपोर्ट लिखा है। चलिए अब ये इंपोर्ट के बारे में, ये हो गया। तो जैसे आपने लिखा इंपोर्ट रोहित ABC, तो ये जो रोहित पैकेज है यानी फोल्डर है, इसकी ये जो क्लास है ABC, ये दूसरे फोल्डर में जा रही है, ई ड्राइव के विकास में जा रही है। बात समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है। चलिए अब आपने यहाँ पे लिखा एक्सटेंड ABC, तो बस वही वाली चीज, अब ध्यान से देखना, अब है समझने वाली बात। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये और ये मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, और ये करा मैंने पेस्ट। स्टूडेंट ये देखो, ये लगाया मैंने इसके ऊपर, ठीक है। अब देखना, अब ध्यान से देखो, प्राइवेट नहीं आएगा, प्राइवेट वाला मेंबर नहीं आएगा, ठीक है। प्राइवेट वाला मेंबर नहीं आएगा, और देखो, और डिफॉल्ट वाला मेंबर भी नहीं आएगा। ये फर्क होता है, इसलिए याद करने पड़ते हैं ये देखो, ये दोनों मेंबर नहीं आएंगे, ना प्राइवेट आएगा ना डिफॉल्ट आएगा, अगर फोल्डर चेंज हो गया तो। अब आ रही है समझ में एक्सेस स्पेसिफायर कितने जरूरी होते हैं समझने, कि अगर आप एक फोल्डर की क्लास दूसरे फोल्डर में ले जा रहे हैं, है ना, तो रोहित फोल्डर की क्लास है ABC जो विकास फोल्डर में आई है, तो ABC अपने साथ
प्राइवेट नहीं लेके आई होगी, ना डिफॉल्ट लेके आई होगी, प्रोटेक्टेड और पब्लिक लेके आएगी। यानी कि डब्ल्यू के अंदर, इस डब्ल्यू के अंदर एबीसी का प्रोटेक्टेड और पब्लिक आएगा, प्राइवेट और डिफॉल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर यही क्लास सेम फोल्डर की है तो प्राइवेट नहीं जाएगा, बाकी सब जाएंगे। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी, यही तो इंटरव्यू में याद रखनी, पूछी जाती हैं छोटी छोटी बातें जो बच्चे भूल जाते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब आ रहा है एग्रीगेशन वाला, ये वाला एग्जांपल कि अगर आप दूसरे फोल्डर में इनहेरिटेंस की जगह एग्रीगेशन, ये कौन सा एग्जांपल है? ये इनहेरिट होके जा रही है। चलिए इनहेरिटेंस होके जा रही है और यहाँ पर कौन सी आ रही है? यहाँ एग्रीगेशन में आ रही है। तो चलिए और मान के चलिए ये है एफ ड्राइव, ये एफ ड्राइव है और इस फोल्डर का नाम है विकास हो गया, रोहित हो गया, और ये और कौन है हमारे साथ? मान के चलो कोई स्टूडेंट, अश्विन, ये हो गए अश्विन, अश्विन है, ठीक है, ये अश्विन है। तो एफ ड्राइव में अश्विन नाम का एक फोल्डर है, अश्विन नाम से फोल्डर है एफ ड्राइव के अंदर। चलिए यहां भी मैंने इंपोर्ट करा, यहां भी मैंने इंपोर्ट करा, इंपोर्ट रोहित डॉट एबीसी, ये लीजिए रोहित क्लास इंपोर्ट हो गई है। ये लीजिए इंपोर्ट हो गई। अब ये एमएनओ क्लास जो है ये इसको इनहेरिट नहीं करा रही, मतलब एक्सटेंड नहीं करा रही, ऑब्जेक्ट बना रही है। अब ऑब्जेक्ट बनाएगी तो क्या होगा, कैसे काम होगा? चलिए अब देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब सुनिए क्या क्या होगा, प्राइवेट नहीं आएगा, प्राइवेट नहीं आएगा, और देखिए मजे की बात, प्रोटेक्टेड भी नहीं आएगा और डिफॉल्ट भी नहीं आएगा। ना डिफॉल्ट आएगा, ये देखिए, ना प्रोटेक्टेड आएगा, ना प्राइवेट आएगा, केवल पब्लिक आएगा, केवल पब्लिक। देखिए इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस हैं जो याद रखने वाली चीजें हैं इसमें। अगर क्लास एबीसी अपना फोल्डर छोड़ के दूसरे फोल्डर में जाएगी और वहां उसका एग्रीगेशन बनाया जाता है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो वो केवल अपने प्राइवेट और केवल अपने पब्लिक को भेजेगी। एबीसी केवल अपना पब्लिक मेंबर भेजेगी, कहां पर? एमएनओ के अंदर, प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट नहीं भेजेगी। और अगर उसको इनहेरिट किया जाता है तो प्रोटेक्टेड पब्लिक भेजेगी, प्राइवेट और डिफॉल्ट नहीं भेजेगी। और अगर वो सेम फोल्डर के अंदर ही वर्क कर रही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनहेरिटेंस कराओ चाहे एग्रीगेशन बनाओ, प्राइवेट को छोड़कर सभी एक्सेसिबल है। ये ली, ये मैंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं दे रखा, ये आपको वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगा, ना किताबों में मिलेगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाया। इसे रूल को याद कर लेना, पूरी जिंदगी यूँ समझ लो गलती नहीं हो सकती एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में। ये मैक्सिमम है जो मैंने आपको बताया, कभी गलती नहीं होने की, इसे याद कर लेना। बस ये याद रखना कि आपकी क्लास जो है वो कहां पर है और उसको कहां यूज किया जाएगा। अगर वो सेम फोल्डर में यूज होगी फिर कोई टेंशन नहीं, सिर्फ प्राइवेट को छोड़कर सब एक्सेसिबल है। लेकिन अगर वो फोल्डर से बाहर जा रही है तो आपको देखना है कि वो इनहेरिटेंस होके जा रही है या एग्रीगेशन होके जा रही है। अगर यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया इनहेरिटेंस, अगर वो इनहेरिटेंस हो रही है ना, तो कौन कौन से मेंबर आएंगे? प्रोटेक्टेड और पब्लिक। और अगर उसका एग्रीगेशन बन रहा है, उसका एग्रीगेशन बन रहा है तो कौन कौन से मेंबर आएंगे? केवल पब्लिक, बाकी कुछ नहीं आएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, किसी को कुछ डाउट? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। लीजिए, ये रहा आपके सामने। सर अगर सेम ड्राइव में अलग फोल्डर हो तो? फोल्डर चेंज होने चाहिए, चाहे सेम ड्राइव हो चाहे कहीं भी हो। लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डी ड्राइव, डी ड्राइव और डी ड्राइव, ठीक है। फोल्डर चेंज होना चाहिए बस, वो डी ड्राइव के रोहित में, वो डी ड्राइव के विकास में, वो डी ड्राइव के अश्विन में, फोल्डर चेंज होने चाहिए। फोल्डर चेंज होते ही ये रूल्स अप्लाई होते हैं।
इन्हीं चीज के लिए वो एक्सेस स्पेसिफायर बनाए जाते हैं। जो बनाया जाता है ना, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, डिफॉल्ट है, ये किस लिए बनाया जाता है? इस रूल्स को फॉलो करने के लिए बनाया जाता है, जो मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, कोई डाउट? सर इनहेरिटेंस के अंदर कितनी क्लासेस एक्सटेंड हो सकती हैं? सर जी, जब इनहेरिटेंस में आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। हाँ, मैंने आपको बताया कि तीसरा चैप्टर है, लेकिन ये पहले चैप्टर में आपको पता होना चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर कैसे काम करते हैं। अगर मैं एक्सेस स्पेसिफायर आपको मुंह जवानी बता देता ना कि ये यहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो आपको कभी याद नहीं होगा, क्योंकि किताबों में और सबका बताने का तरीका यही होता है। सब ये कह देते हैं कि प्राइवेट यहाँ जाएगा और यहाँ नहीं जाएगा। मैंने आपको थोड़ा डायग्राम बना के दिखा दिया, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस पढ़ाई है। तो कौन कौन सी क्लास एक्सटेंड होती है, कितनी एक्सटेंड होती है, कितनी इंप्लीमेंट होती है, ये मैं आपको इनहेरिटेंस चैप्टर में सब कुछ लिख के और डायग्राम के साथ बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पहले चैप्टर पे याद रखिए, और पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर ये होते हैं, एक प्राइवेट, एक प्रोटेक्टेड, एक पब्लिक, एक डिफॉल्ट। अब ये कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको समझाए हैं, विद इन द फोल्डर और आउटसाइड द फोल्डर, ये ऐसे काम करते हैं। चलिए, अब ये मैंने सेव कर दिया एक्सेस स्पेसिफायर, और ये आपके वाले फोल्डर में चला गया। आपका फोल्डर है रोहित, और यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर, और ये हो गई एक्सेस स्पेसिफायर की एक्सप्लेनेशन, खत्म। अब ये वाले जो एग्जांपल है, ये वाला और ये वाला और ये वाला एग्जांपल अभी नहीं बता सकता, करके नहीं भी नहीं, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाई नहीं। अभी सिर्फ आपका एग्रीगेशन वाला चल रहा है, एग्रीगेशन वाला। तो आपने अभी कल जो एग्जांपल देखा था, हमने जो कल एग्जांपल देखा था वो एग्रीगेशन का एग्जांपल था। तो वो रोहित नाम के फोल्डर में एक्सेस स्पेसिफायर में कल जो हमने ये वाला एग्जांपल देखा ना, बॉस वाला, ये एग्रीगेशन का ही एग्जांपल है। देख लीजिए, रोहित क्लास का ऑब्जेक्ट, देख लीजिए, रोहित क्लास का ऑब्जेक्ट मैं कहां बना रहा हूं? बॉस क्लास के अंदर। इसे कहते हैं एग्रीगेशन, इसे कहते हैं एग्रीगेशन। इनहेरिटेंस मैंने चैप्टर पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं उसकी बात कर नहीं रहा। चलिए, ये तो आप एक्सेस स्पेसिफायर समझ गए, ये क्या चीज है? ठीक है, ओके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हाउ टू टेक इनपुट कंसोल क्लास, चलिए सारी क्लासेस हो गई। तो इनपुट लेना भी आ गया, एक्सेस स्पेसिफायर भी आपको पता चल गए, फंक्शंस में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस भी पता चल गई, और नोट्स में आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ जावा भी हो गई। ठीक है, ओवरलोडिंग हो गई, किस किस की हुई ओवरलोडिंग? ठीक है, फंक्शंस की ओवरलोडिंग हो गई, ओके डन। ठीक है, फंक्शंस की ओवरलोडिंग भी हो गई, और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हो गए, ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू होता है आपका अगला टॉपिक, दैट इज हाउ टू यूज कंडीशंस। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जावा में कंडीशन कैसे लगाई जाती है। ओके स्टूडेंट, लूप कैसे लगाए जाते हैं, स्विच कैसे लगाया जाता है, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाया जाता है। अब ये बात करेंगे, मतलब प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे आप कि कंडीशन कैसे लगाएंगे, स्विच कैसे लगाएंगे, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, लूप कैसे लगाएंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए, तो टॉपिक फोल्डर का नाम भी ये रख दिया, कंडीशन, स्विच, टर्नरी और लूप। चलिए, तो सबसे पहले हम कंडीशन पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए कंडीशंस जावा में, या जावा छोड़िए, ये बताइए कंडीशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने टाइप्स की होती हैं? बताइए स्टूडेंट। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, बताइए टाइप्स ऑफ कंडीशंस, कितने टाइप्स की कंडीशंस होती हैं? स्टूडेंट्स बताइए। टू टाइप्स, टू टाइप्स की, हाँ बताइए कौन कौन सी? लेस देन ग्रेटर हाँ जी, लेस देन ग्रेटर सर। आप आवाज नहीं आ रही आपकी, सही से बोलिए सर, लेस देन ग्रेटर देन, इफ ए स्टेटमेंट एंड वो तो बेटा ऑपरेटर होते हैं, तो ऑपरेटर है वो, आप ऑपरेटर का जवाब दे रहे हैं। जावा में कंडीशंस दो तरह से लिखी जाती हैं, इफ और एल्स, इफ और एल्स। हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कंडीशन कितनी टाइप्स की होती है तो आप कहेंगे दो तरह की, इफ और एल्स, ये बोलेंगे आप। चलिए, अब कहानी सुनिए।
कंडीशन, तो कंडीशन जो है एक कंडीशन को कहा जाता है कि ये कंडीशन ट्रू है और एक होती है कंडीशन फॉल्स। तो जो ट्रू एंड फॉल्स है ये तो इंग्लिश के कीवर्ड है, इनको इंग्लिश में लिखा जाता है ट्रू एंड फॉल्स। सही है, इंग्लिश में आप लिखते हैं ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है, तो इंग्लिश के कीवर्ड है ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो वहां पर ट्रू एंड फॉल्स जो होगा वो आपको इफ एल्स के रूप में लिखना है, इफ और एल्स। तो जावा में ट्रू का मतलब होता है इफ और फॉल्स का मतलब होता है एल्स। ठीक है, तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में हो गए। तो मैं देखो हाथों हाथ लिखता जाऊंगा कि मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। देखिए कभी भी इंटरव्यू में गलती होने की नहीं। देखो अब मैंने अभी आपके सामने जो लिखा है ये लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है ENGLISH। इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू यानी गलत, तो सॉरी ट्रू यानी सही और एल्स यानी गलत, ये आपने इंग्लिश में लिखा है। चलिए देखते रहिए, ये हो गया नो फिल और नो लर्न। तो इंग्लिश में कंडीशंस दो तरह से नापी जाती हैं, ट्रू और फॉल्स करके, या तो सही या गलत। चलिए अब बात आती है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स करके लिखी जाती है, इफ और एल्स करके लिखी जाती है प्रोग्रामिंग में। अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम इसको लिखेंगे इफ एल्स करके, इफ और एल्स। ये हो गई इफ और एल्स। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो गई, ये प्रोग्रामिंग की बात हो गई, ये हो गई प्रोग्रामिंग की बात। मैं लिख दो प्रोग्रामिंग में लिखी जाती है इफ एल्स करके। ठीक है, चलिए अब आता है कंप्यूटर में कैसे लिखी जाती है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। तो आती है 0 और 1। क्या आती है? 0 और 1, 0 1 के रूप में लिखी जाती है। अब आ गई बाइनरी। अगर ये बाइनरी में यही चीज आपको बाइनरी में लिखनी हो तो आप इसको 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो जब आप यहाँ लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1, तो उसका मतलब होता है कि ट्रू है। तो कि जो रिटर्न टाइप होती है ना इफ की, इफ जो रिटर्न टाइप करती है तो 0 1 करेगी, ट्रू फॉल्स और 0। तो जब ये 0 1 के ऑर्डर में आंसर देगी 0 और 1, तो समझ जाना कि आंसर बाइनरी में आ रहा है। तो ये देखिए मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दिया कि कहाँ पर किस तरह से लिखी जाती है। तो इंग्लिश में कहा जाता है ट्रू एंड फॉल्स, प्रोग्रामिंग में कहा जाता है इफ एल्स, और बाइनरी में जो कंप्यूटर समझता है वो होता है 1 और 0, 1 और 0। चलिए अब सुनिए, अगर यहां पर सी लैंग्वेज की इफ लिखी जाए, ध्यान से देखना यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये रहेगा सी एंड सी प्लस प्लस। अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बात करेंगे और यहां पर इफ लिखेंगे, इफ, यहाँ पर इफ जो लिखेंगे और इसके अंदर जब कंडीशन लिखेंगे, देख समझने वाली बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुई तो यहाँ पर आएगा 1, इफ के अंदर 1 आएगा, और अगर फॉल्स हुई तो आएगा 0। यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो रिटर्न करती है 0 और 1। ध्यान रखना सी और सी प्लस प्लस में
लेकिन अगर यही चीज अगर आप जावा में लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, जावा में रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स, यानी बुलियन वैल्यू, वहां पे रिटर्न होगी बुलियन। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये या तो सही निकलेगी या गलत, दो ही तो काम होंगे, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर ये कंडीशन मान के चलिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो ये रिटर्न करेगा 1, समझ गए, 1 आएगा यहां पर। और अगर ये कंडीशन फॉल्स निकली तो ये रिटर्न करेगा 0। क्लियर है? अगर ये कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, लीजिए यहां पर बात हो रही है इस कंडीशन की। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा 1, और ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर आएगा 0। चलिए अब इस वाले की बात करिए। जावा में जो कंडीशन की रिटर्न टाइप होगी वो बुलियन टाइप होती है। तो अगर यहाँ पर ये ट्रू, हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो ये TRUE ट्रू ही रिटर्न करेगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स क्या है? बुलियन, ध्यान रखना। तो हम कहेंगे कि इन जावा if will return बुलियन वैल्यू रिटर्न करती है। if will return 1 and 0, इंट वैल्यू रिटर्न करती है, इंट वैल्यू। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हमेशा आपको ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा, और यहाँ आपको क्या मिलेगा? 0 और 1। यहाँ पे इफ की जगह कंडीशन लिख दो, कंडीशन, यहाँ पे लिख दो कंडीशन। तो बस इतना ध्यान रखना कि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि सी लैंग्वेज में जो इफ कंडीशन होती है वो अगर ट्रू है तो रिटर्न होके क्या मिलेगा, फॉल्स है तो रिटर्न होके क्या मिलेगा। तो आप कहना 0 और 1 मिलेगा। और अगर जावा है तो वहां पे बुलियन मिलेगा, ट्रू एंड फॉल्स मिलेगा। सही है, ये ध्यान रखना, बुलियन डेटा टाइप होता है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको कंडीशन समझा दी। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? सर इसमें ब्रांचेस कहाँ होते हैं? हाँ जी, ब्रांचेस, क्या चीज, क्या पूछना है? ब्रांचेस है, ब्रांचेस। ब्रांचेस, यस सर। तो अभी बता रहा हूँ, नीचे आप तो रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। तो कंडीशन दो टाइप की होती है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि इफ और एल्स, बाइनरी में 1 और 0। तो जावा किस पे काम करती है? ट्रू एंड फॉल्स पे। और C++ काम करती है 1 और 0 पे। चलिए, तो ये तो हो गई कंडीशन, आपको समझ में आ गई। अब इस कंडीशन को लिखने के टाइप्स, यानी कि सिग्नेचर, SIGNATURE, सिग्नेचर ऑफ इफ एंड एल्स, सिग्नेचर ऑफ इफ एंड एल्स, यानी कि इनके सिग्नेचर कैसे लिखे जाते हैं, तो ये बताने जा रहा हूं मैं। इसको नेक्स्ट पेज पर कर देते हैं, पेज पर। तो अब मैं आपको सारे सिग्नेचर लिखवा दे रहा हूँ, उसमें से कुछ गलत भी होंगे कुछ सही भी होंगे, तो उनके लिख दूंगा कि ये सिग्नेचर सही है, ये सिग्नेचर गलत है। तो देखो जी, इफ एल्स को लिखने के जो सिग्नेचर हैं वो इस प्रकार हैं। आप खाली इफ लिख सकते हैं, आप खाली इफ लिख सकते हैं, इफ लिखिए और एल्स ना लिखिए, ये सिग्नेचर सही माना जाता है। यानी कि इफ विदाउट एल्स लिखी जा सकती है, लेकिन बस आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है। आप यहाँ पे कंडीशन लिखिए और बस खत्म, एल्स मत लिखिए। ठीक है, तो ये ओके है, तो लिख दे रहा हूँ ओके, ओके और नॉट ओके ऐसे लिख दूंगा। तो नॉट ओके वाली जो गलती होगी और जो ओके लिखा होगा वो सही होगी। ये लिख दिया, मैं लिख दिया ओके। ओके मतलब है कि ये कंडीशन सही है, यानी खाली इफ लिखी जा सकती है। चलिए, आप कहते हैं कि इफ के बाद कुछ लिखा जाता है तो एल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्स, इफ एल्स।
अगर आप इफ एल्स लिख रहे हैं तो भी आप कंडीशन ओके माने, वो भी ओके है। मतलब पहले आप इफ लिखेंगे फिर आप एल्स लिखेंगे तो ये भी कंडीशन ओके मानी जाएगी। चलिए और देखिए, अगर आपने इफ लिखी है, आपने इफ लिखी है ओके ठीक है, लेकिन इफ के बाद आप एल्स लिख रहे हैं तो भी ओके है, लेकिन आपने इफ के आगे सेमीकोलन लगा दिया क्या लगा दिया? सेमीकोलन, तो नॉट ओके है। जैसे आपने इसके आगे सेमीकोलन लगाया तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसको कंसिडर कर लेगा कि इफ है ही नहीं, खाली एल्स है, खाली एल्स है, ये इसे कंसिडर कर लेगा कि ये खाली एल्स है, यानी कि ये वाली कंडीशन बन के सामने आएगी। देखो कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यानी कि ये वाली कंडीशन बन के आ रही है कि खाली एल्स लिख रहे हो तो ये नॉट ओके होता है। तो ये वाली कंडीशन यही बन रही है, ये वाली कंडीशन यही बन रही है। आपने इफ के आगे अगर सेमीकोलन लगा दिया तो मान के चलो ये फिर ये इफ है ही नहीं, तो खाली एल्स रह गई, और खाली एल्स नहीं होती, इसलिए नॉट ओके है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन सेम बन रही है, जबकि आपने इफ लिख रखा है, लेकिन आपने इफ के आगे सेमीकोलन भी तो लगा दिया ना, इसकी वजह से ये खाली एल्स मानी जाएगी, इसलिए नॉट ओके हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर आप इफ लिख रहे हैं, आपने सबसे पहले इफ लिखा है, बढ़िया। चलिए इफ के अंदर आपने कंडीशन भी लिखी है, बढ़िया। आपने उसके आगे एल्स नहीं लगाया, आपने उसके आगे एल्स भी नहीं लगाया, ओके बढ़िया। लेकिन आपने इफ और एल्स के बीच में एक स्टेटमेंट लिख दी, तो इफ और एल्स के बीच में आप एक स्टेटमेंट लिख दी, रनिंग स्टेटमेंट, इट इज कॉल्ड रनिंग स्टेटमेंट। ये रनिंग स्टेटमेंट लिख दी इफ और एल्स के बीच में, तो नॉट ओके है, तो ये गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में एल्स फिर बिना इफ के रह गया, एल्स बिना इफ के नहीं हो सकता। अब यहाँ पे रनिंग स्टेटमेंट आ गई तो इसने इफ को तो अलग कर दिया, अलग हो गई इफ, तो ये तो एरर नहीं है, क्योंकि इफ खाली लिखी जा सकती है लेकिन एल्स नहीं लिखी जा सकती, इसलिए नॉट ओके हो गई। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ जो है उसका कॉन्जिक्यूटिव एल्स होना चाहिए, इफ का कॉन्जिक्यूटिव एल्स होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स लिखने हैं, मल्टीपल इफ लिखनी है, एक साथ कई सारी इफ लिखनी है, मतलब एक के बाद एक के बाद, तो आप उसके लिए लगाते हैं एल्स इफ लैडर। क्या लगाते हैं? एल्स इफ लैडर। वो क्या चीज होती है? देखिए, एक इफ लगाई, अब आप कह रहे हो कि मेरे पास एक इफ और है, मतलब आप कह रहे हो कि मेरे पास दो इफ हैं, आप यूं कह रहे हैं कि आपके पास दो इफ हैं, तो आपने एक इफ और लगा दी। चलिए कंडीशन, ये लग गई, ये लग गई, ओके स्टूडेंट। तो दो इफ लगा दिया आपने, आप एल्स नहीं लगा रहे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ओके है, आप दो इफ लगा सकते हैं, डजंट मैटर, ओके। चलिए फिर आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट, आपने कहा सर ये इफ है, ठीक है, ये इफ है, ठीक है, अब एक एल्स है, तो ये भी ओके है, ये भी ओके है। कैसे? इस इफ को अलग मानेगा और इफ इस इफ और एल्स को आपस में जोड़ लेगा, अपने आप, आपको बताने की जरूरत है, इसे अपने आप जोड़ देगा। मान के चलेगा इस वाली इफ की एल्स ये है, ये जुड़ गई, और ये खाली इफ है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाली दोनों इफ हैं तो भी सही है, खाली दो, एक इफ है, हाँ ठीक है, फिर एक इफ एल्स है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब आप कहते हो कि ये इफ, इस इफ के अंदर ये इफ है, इस इफ के अंदर ये इफ है, तो फिर इस चीज को आपको इस तरह से लिखनी पड़ेगी, ये देखिए, फिर आप इसके आगे एल्स लगा दीजिए, इसके आगे एल्स लगा दीजिए, इसे बोलते हैं एल्स इफ लैडर, ये भी ओके है। तो कैसा माना जाएगा? ये इफ है, ये इस इफ की एल्स है, ये इफ है, ये इसकी एल्स है, इस एल्स के अंदर ये इफ है, ठीक है, और फिर ये इफ क्या? एल्स ये है, तो ये इस तरह चलेगा। पहले कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स, अगर ट्रू है तो ये इफ यहीं रुक जाएगा, अगर ये फॉल्स है कंडीशन तो ये एल्स में आएगा,
और एल्स के बाद इस इफ को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो ये यहीं रुक जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर एल्स में आएगा। इसे बोलते हैं एल्स इफ लैडर। क्या कहते हैं? एल्स इफ लैडर। अगर अभी आपके पास और भी कंडीशन है तो आप यहाँ भी इफ लगा सकते हैं, आप यहाँ भी इफ लगा सकते हैं अगर और कंडीशंस बन रही हैं तो। चलिए और देखिए, ये भी सही है, ये भी सही माना जाता है। ये गलती नहीं है कि आप लास्ट में एल्स लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी सही है, आपने यहाँ भी इफ लगा दिया और यहाँ भी कंडीशन लिख दी, यहाँ भी आपने कंडीशन लिखी, अभी भी ट्रू है। क्यों? ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लास्ट में एल्स होना जरूरी है, मतलब खाली एल्स होना जरूरी है, नहीं। ये इफ हो गई, ये इसकी एल्स हो गई, ये इसकी इफ हो गई, ये इसकी एल्स हो गई, इस इफ की कोई एल्स है ही नहीं। हाँ तो ठीक है, ओके है, डन, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सही माना जाएगा। चलिए अब ये गलत कब माना जाएगा? देखिए गलत कब होगा। आपने एलिफ लिखी, ठीक है, दूसरी एल्स लिखी, सही है। अब आप कह रहे हैं कि ये एल्स है, ये एल्स है, और मैं इसमें कंडीशन लिख दूं और इफ नहीं लगाऊंगा लेकिन कंडीशन लिखूंगा, तो ये नॉट ओके है, क्योंकि जो एल्स है उसमें कंडीशन कभी भी नहीं लिखी जाती। एल्स में अगर कंडीशन लिखी जाती है तो वो एल्स इफ करके लिखी जाती है। अगर एल्स में कोई कंडीशन है तो आप उसे एल्स इफ करके लिखेंगे। आप कह रहे हैं कि मैं एल्स में बिना इफ लगाए कंडीशन लिख दूं, तो ये नॉट ओके है, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इसको समझाने के लिए ये हटा दूं, कहीं ये ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दे, ऐसे दो बस। तो ये समझिए कि आप इफ में कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये सही है, फिर आप एल्स में आ गए और आप एल्स में फिर कंडीशन लिख रहे हैं बिना इफ लगाए, तो ये नॉट ओके है। हाँ, आप यहाँ पर इफ लगा दी, इफ लगाते ही ओके हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब आता है नेस्टेड इफ। ये एल्स इफ लैडर था, आता है नेस्टेड इफ। फिर नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ लिखी जाएगी, उसे कहता है नेस्टेड इफ। तो देखिए ऐसे बनती है, तो एक इफ बनेगी और एक एल्स बनेगी, ध्यान से देखिएगा, इफ और एक एल्स है, फिर इस इफ के अंदर इफ एल्स है, फिर इस इफ के अंदर इफ एल्स है। ये हो गई इफ और ये हो गई एल्स, ये ठीक है, ये हो गई नेस्टेड इफ। ओके, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। ओके, ऐसी आता है नेस्टेड एल्स। नेस्टेड एल्स भी होता है, नेस्टेड इफ भी होती है और नेस्टेड एल्स भी होता है। वो क्या होता है? ये जो इफ एल्स है, ये जो इफ एल्स है, ये इफ में ना लगा के एल्स में लगा दिया जाए, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड एल्स इसे कहते हैं नेस्टेड एल्स। तो नेस्टेड इफ ये है नेस्टेड इफ, ये है नेस्टेड एल्स, दोनों सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, ठीक है। अब एक आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, अब ये नेस्टेड इफ एल्स क्या है? नेस्टेड इफ एल्स में इफ के अंदर भी इफ एल्स होगी और एल्स के अंदर भी इफ एल्स होगी, उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स कहने का मतलब ये जो इफ एल्स है, इफ एल्स इफ के अंदर भी होगा, ये लीजिए, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और ये भी कंडीशन सही है, मतलब अगर आप इस तरह से प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा कि ये सिंटेक्स आपने सही लिखा है। इफ के अंदर भी इफ एल्स और एल्स के अंदर भी इफ एल्स, इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। खाली इफ और एल्स के अंदर इफ एल्स, इसे कहते हैं नेस्टेड एल्स। इफ के अंदर इफ एल्स और एल्स के अंदर कुछ नहीं, इसे कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्टेड एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये सारे सही हैं स्टूडेंट, सब चीज सही मानी जाएगी। लीजिए, इतने तरीके से आप इफ एल्स को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है? ये मैंने सिग्नेचर लिखे हैं, लीजिए, ये स्टूडेंट्स देख लीजिए एक बार नजर इस पे, और फिर अगर किसी को कहीं कुछ पूछना है किसी वाले में तो पूछ लीजिए। सर वो if else वाला प्रॉब्लम है। कौन सा वाला? सर if condition and then if condition then else। ये वाला, ये वाला? यस सर। हाँ, तो ये इफ अलग मानी जाएगी, इस इफ के साथ ये वाला एल्स माना जाएगा, इस वाले इफ के साथ ये एल्स माना जाएगा, ये इफ विदाउट एल्स मानी जाएगी, ठीक है, ये ओके है। मतलब इस इफ को तो कंसीडर करेगा, ये अलग है, इसका कोई एल्स है ही नहीं, और इस इफ के साथ इस एल्स को जोड़ देगा अपने आप, ठीक है।
ठीक है जी, कोई डाउट? चलिए, तो ये आपने कंडीशंस लिखी है। एक मिनट स्टूडेंट, जरा फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कौन सा बोल रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बैच ले रहा हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा, क्या क्या चीज है? और चार्जर? हाँ हाँ, मुझे बता रहे थे ना। और कीबोर्ड? कीबोर्ड नहीं है, ठीक है, मैं बता दूंगा ना, मुझे कह रहे थे क्या क्या चीज है। तो आप, एक लैपटॉप है, एक चार्जर है, एक मोबाइल है, एक चार्जर है, कीबोर्ड नहीं है, और ये भास्कर सर को देने हैं, ठीक है। ठीक, तो आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो आप? कहाँ पर? अच्छा, तो वर्क, अच्छा तो वहां पर वहां पर किस पोस्ट पे रहे? अच्छा, और शिवानी भी आउट कर गई है, मुझे अब बता रही। हाँ हाँ, मुझे अभी तक, मुझे भी परसों ही बताया जब भास्कर सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हम्म। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ठीक है, आप, हाँ आप भिजवा दीजिए, मैं भास्कर सर को भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर मैं जाऊंगा तो मैं लेता आऊंगा, नहीं तो भास्कर सर आएंगे तो मैं उनको याद दिला दूंगा, वो लेते आएंगे। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हैं जो मैंने आपको लिखवा दी, कि आप इस तरह से कंडीशंस को लिखेंगे। बस अब आपको एक प्रोग्राम बना कर दिखा देते हैं कि इफ एल्स कैसे लिख, सिंपल है, जैसे आपने सी लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल वैसी है। ऐसा कुछ नया नहीं है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नया लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक क्लास बनाइए, क्लास बना लीजिए, क्लास का कुछ भी नाम रख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता हो, वैसे मून रख लिया। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और वो फंक्शन है ग्रेटर नंबर निकालने का। मुझे 3 वेरिएबल में से ग्रेटर निकालना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 3 वेरिएबल्स, ये है प्रोग्राम। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड, और नाम रख दिया GREATER, ग्रेटर, इंटीजर x, इंटीजर y, और इंटीजर z। ये लिख दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट। और इसका नाम रखा मैंने ग्रेटर वन। अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं एक ही प्रोग्राम को, ग्रेटर निकालने के प्रोग्राम को आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा, क्योंकि 3 तरह से निकाला जा सकता है। तो एक में तो खाली इफ यूज करूंगा, एक में एल्स इफ यूज करूंगा, एक में नेस्टेड इफ एल्स यूज करूंगा। तो देखिए, 3 तरीके से आपको ग्रेटर निकाल के दिखाऊंगा। ओके, तो ये मेरी मून नाम की क्लास है। अब एक क्लास बना ली मैंने बॉस, ये मेरी बॉस क्लास है, जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर अपनी मर्जी की 3 वैल्यू रखेगा, और मुझे उन 3 वैल्यू में से ग्रेटर निकाल के दिखाना है, तरह तरीके से। चलिए, ये मेरी मेन क्लास हो गई, जहां से प्रोग्राम ऑपरेट होगा। बिना मेन के प्रोग्राम कंपाइल तो हो सकता है, लेकिन रन नहीं कर सकता, इसलिए मेन होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए, हम स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये जी, स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो गई। अब इस स्कैनर क्लास को आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, SCANN, स्कैनर, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और स्कैनर क्लास के अंदर आप सिस्टम डॉट इन ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ये आपने लिखा, आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट,
और इसमें आपने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये आपने वेरिएबल ए में इनपुट ले लिया, sc डॉट नेक्स्ट, ये पहला नंबर इनपुट हो गया। मैंने कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, पेस्ट। सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। एक वैल्यू मैंने बी में रख ली, एक वैल्यू मैंने सी में रखी। तो मैंने 3 इनपुट यूजर से लिए हैं, एक वैल्यू मैंने ए में इनपुट लिया, एक बी में और एक सी में। ओके स्टूडेंट, अब इन तीनों वैल्यू में से मुझे ग्रेटर निकालना है, तो उसके लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ मून क्लास का। ये मून क्लास के बताइए स्टूडेंट, बताइए ये मून क्लास के जो मेथड है, ग्रेटर 1, ग्रेटर 2, ग्रेटर 3, ये स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? स्टूडेंट बताइए ये मेथड कैसे नॉन हैं? स्टैटिक। ये नॉन स्टैटिक है। तो इनको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये क्लास के नेम से कॉल हो जाएंगे? बताइए। सर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। तो मुझे एग्रीगेशन करना पड़ेगा, यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने मून क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया mm नाम से। ये मून नाम mm नाम का ऑब्जेक्ट बन गया मून क्लास का। अब मैंने यहाँ पर कॉल करा mm डॉट greater ग्रेटर 1 और यहाँ पे पास कर दिया a b c। चलिए ऐसे मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर 2 और ग्रेटर 3 और ये वैल्यू पास करता चला गया। ग्रेटर 1, ग्रेटर 2, ग्रेटर 3, तीनों पहुंच गई। ग्रेटर 1 के पास, ग्रेटर 2 के पास, ग्रेटर 3 के पास। अब मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके से निकाल के दिखाता हूँ। एक में विदाउट एल्स, मुझे एल्स यूज ही नहीं करनी, मुझे एल्स का यूज नहीं करना और ग्रेटर नंबर निकालना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ लिखूंगा इफ, ध्यान से देखिएगा, इफ यहाँ लिखूंगा कि क्या ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, एंड इसे कहते हैं एंड ऑपरेटर, एंड ए बड़ा है सी से। तो यहाँ लिखा मैंने ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, यानी कि ए की वैल्यू बी से और सी से दोनों से बड़ी है। तो सुनिए स्टूडेंट, ये वाला जो सिंबल है इसको कहते हैं ए एन डी एंड, और ये वाला पाइप सिंबल जो है इसे कहते हैं और ये वाला जो सिंबल है इसे कहते हैं नॉट। एंड ये एंड ऑपरेटर, ये दो पाइप से लगे हुए हैं इसे कहते हैं और ऑपरेटर, और ये एक्सक्लेमेशन का जो सिंबल है इसे कहते हैं नॉट। ये नॉट ऑपरेटर है, ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है। क्लियर है? ये एंड है, ये और है, ये नॉट है। मैंने आपको समझा दिया। अब आप यहाँ लिखा ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और आपने यहाँ लिख दिया ए इज ग्रेटर, ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर, प्रिंट लाइन। अब यही कंडीशन आपने दोबारा से रिपीट करी, मैंने कॉपी करी, पेस्ट करा, और यहाँ पे मैंने बी लगाया कि बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो बी इज ग्रेटर, तो बी इज ग्रेटर। एल्स नहीं लगाऊंगा। फिर लिखा मैंने इफ, अब यहाँ लिखा मैंने सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, तो सी इज ग्रेटर। ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो ए इज ग्रेटर। बी बड़ा है ए से और बी बड़ा है सी से, तो बी इज ग्रेटर। सी बड़ा है ए से और सी बड़ा है बी से, तो सी इज ग्रेटर। ये हो गया सब ग्रेटर नंबर विदाउट एल्स। विदाउट एल्स, एल्स की जरूरत नहीं है, बिना एल्स के बनाया। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम एल्स से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए वो इस वाले में देखिए। तो अगर मैं इस वाले में एल्स का यूज करता हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा एल्स इफ, और लास्ट वाले में लिखूंगा एल्स इफ, और इसमें मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन लिखने से बच जाते हैं अगर आप एल्स इफ का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा होगा, और अगर बी बड़ा नहीं है तो कंडीशन तो बची नहीं, ना ए बड़ा ना बी बड़ा, तो बाय डिफॉल्ट सी इज ग्रेटर। तो आपको यहाँ पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एल्स इफ का यूज कर रहे हैं। ठीक है? अब एक प्रोग्राम है कि आपको एल्स इफ यूज नहीं करनी, ब्रांचिंग नहीं करनी, इसे ब्रांचिंग भी कहते हैं, ब्रांचिंग या कह दो एल्स इफ लैडर। अब आपको यूज करना है नेस्टेड इफ एल्स का। तो आप एक इफ लिखें और एक एल्स लिखें। ओके, अब इस इफ के अंदर इफ एल्स लिखें, अंदर इफ एल्स लिखें, और इस एल्स के अंदर इफ एल्स लिखें। ये होती है नेस्टेड। आप कैसे लिखेंगे? और सॉरी मैंने देखो यहाँ पर ए बी यूज कर दिया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ए बी लिख दिया और वेरिएबल लिए थे मैंने XYZ, तो गलती हो जाएगी ना। तो एक काम करता हूँ, इनका नाम ए बी और सी कर दे रहा हूँ।
ठीक है, वरना तो एरर दे देता भी आपको। ए बी सी, वो तो मेरे अभी एकदम से नजर पड़ी कि तो गलती कर दी हमने, ए बी सी। चलिए, अब आपने कंडीशन लगाई कि ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये आपने रखा ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन ट्रू निकली, मान के चलिए कंडीशन ट्रू है, तो ये कभी भी एल्स में नहीं जाएगा, ये इफ के अंदर आएगा। फिर आपने यहाँ पे चेक करा क्या ए सी से बड़ा है, क्या ए की वैल्यू सी से बड़ी है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसे बड़ा है, तो आपने यहाँ प्रिंट करा दिया ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, ये प्रिंट करा दिया। अब मान के चलिए ये वाली कंडीशन तो सही है, ए बी से तो बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो ए इज ग्रेटर। लेकिन अगर ए सी से बड़ा नहीं होता, ए सी से बड़ा नहीं होता, मतलब ए सी से छोटा होता, तो सी बड़ा निकलता ना, तो आप यहां लिखेंगे एल्स में सी इज ग्रेटर। तो ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है लेकिन सी से छोटी है, तो सी इज ग्रेटर। ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है और सी से भी बड़ी है, तो ए इज ग्रेटर। क्लियर है? अब मान के चलिए कि ए बी से ही बड़ा नहीं है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है, यानी कि बी ए से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स होगी अंदर जाएगा नहीं, ये सीधा एल्स में आएगा। अब एल्स में आने का मतलब है कि बी बड़ा है ए से, तो आप बी और सी को चेक करा लो, क्या बी बड़ा है सी से? अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी है तो बी इज ग्रेटर, और अगर बी की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है तो सी इज ग्रेटर। लीजिए हो गया सर, लीजिए बन गया तैयार। तो ये मैंने आपको तीन तरीके से निकाल के दिखाया। ये है एल्स इफ लैडर, सॉरी ये है नेस्टेड इफ एल्स, ये है एल्स इफ लैडर, और ये केवल एल्स इफ, केवल इफ। प्रोग्राम रन करके देखते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। फाइल सेव एज, तो ये है एंटर ए, एंटर ए, ये है एंटर बी, और ये है एंटर सी। ओके, फाइल सेव एज, और ये नाम रखा मैंने बॉस डॉट जावा, बॉस डॉट जावा। अरे यार सेव कहाँ करा है तो देखा ही नहीं हमने, ये सैंकी में चला गया, सैंकी नाम के फोल्डर में। ठीक है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, वहां से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने गलती से सैंकी वाले फोल्डर में सेव कर दिया, सैंकी, और ये रहा बॉक्स, यही है ना? नहीं ये तो नहीं, ये कंट्रोल एक्स, इसको मैं रोहित वाले फोल्डर में कंडीशंस में पेस्ट कर दूँ। प्लीज स्टूडेंट ये आ गया, और यहाँ लिखा मैंने अब CMD, क्लियर स्क्रीन, यहाँ लिखा मैंने जेवैक, और प्रोग्राम का नाम है बॉस डॉट जावा। देखिए कंपाइल हुआ, हाँ जी हो गया, कंपाइल तो हो गया। अब रन करके देखते हैं, रन हुआ, हाँ जी रन हुआ। अब ये कह रहा है एंटर फर्स्ट वैल्यू, जो हम जाएगी ए में, फिर कह रहा है एंटर सेकंड वैल्यू जो जाएगी बी में, फिर कह रहा है एंटर थर्ड वैल्यू जो जाएगी सी में। तो अब इसमें आंसर आया एज ग्रेटर। देखो तीनों ने कहा एज ग्रेटर, एज ग्रेटर, एज ग्रेटर, तीनों ने सेम आंसर दिए। तो फिर बात ये आती है कि तीनों में सेम आंसर आए हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? लीजिए बी इज ग्रेटर। ओके, एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अच्छा एक मिनट, अभी मैं बैच, हाँ मैं बैच ले रहा था, अभी मैं भेज रहा हूँ किसी को। ठीक है, ठीक ठीक, ओके। ये आया बॉस, ये भेजा मैंने 91, 85, 96, ये आंसर आ गया सी। ओके, तो ये आपके सामने तीनों आउटपुट आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। एक मिनट, नीचे वो आए हैं, नीचे है, उनसे लैपटॉप और मोबाइल ले लो, भास्कर साहब ने भेजा है। चलिए ठीक है, तो प्रोग्राम आपके सामने रन भी हो गया, सही भी आ रहा है, आंसर भी सही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा फंक्शन है? बताइए स्टूडेंट, आपकी नॉलेज के हिसाब से ग्रेटर 1, ग्रेटर 2 और ग्रेटर 3 में से सबसे बेस्ट कौन सा है? बताइए स्टूडेंट। तो सेकंड वाला, ये वाला, चलिए आप कहते हैं सेकंड वाला। किसने किसने नाम बताइए अपना? रोहित। रोहित ने कहा सेकंड, और भी तो है स्टूडेंट। हाँ जी अश्विन बताइए, विकास बताइए, अमृता बताइए, कौन सा बेस्ट है इनमें से? लास्ट वाला।
लास्ट वाला ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलिए और बताइए, और बताइए। सर सेकंड। सेकंड, मैं बताता हूं, सेकंड और थर्ड दोनों सेम है और वन सबसे वर्स्ट है, वर्स्ट केस है, सबसे वर्स्ट केस ये वाला, ठीक है। और सेकंड और थर्ड है, ये दोनों सेम है। सेकंड और थर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लिए चाहे इस तरह से लिख लिए, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम आएगी। किसकी? तीसरे वाले की और दूसरे वाले की भी। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पहली अगर चेक हुई और ये सही निकली तो आंसर लिखा आ जाएगा ए इज ग्रेटर, उसके बाद भी ये इन दोनों को चेक करने जाएगा, जबकि आंसर आ चुका है ए इज ग्रेटर, उसके बाद भी ये बी और सी को चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस फालतू चेक हो रही है, टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए वर्स्ट केस है। बाकी ये दोनों सही है। क्यों? अगर ये गलत है, ये गलत निकली तो ये आगे जाएगा ही नहीं, इसी तरह अगर ये गलत निकली तो ये आगे नहीं जाएगा। तो ये और ये सेम चीज है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको इफ एल्स लिखना सिखाया, किसके अंदर? जावा के अंदर इफ एल्स ऐसे लिखते हैं, सी लैंग्वेज में भी ऐसे लिखते थे, बिल्कुल सेम है। आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए और जहां पर आपने प्रिंटफ लिखा, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिखा है, वहां पे प्रिंटफ लिख दीजिए और चला के देख लीजिए, चल जाएगा, 101% चलेगा। सिर्फ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन की जगह लिख दीजिएगा प्रिंटफ, और जो यहाँ लिखा है ना आपने पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, वहां पे केवल वॉइड मेन लिखिएगा। जावा ये सी में भी होता है, ये सी में भी होता है, ऐसा नहीं है कि जावा में था, आपने सी में नहीं लिखा होगा, कभी ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन सी में भी होता है। चलिए, तो ये आपने इफ एल्स की कंडीशंस लगानी सीखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। कल आपको बताते हैं स्विच केस कैसे लगाया जाता है, स्विच और केस। चलिए मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूँ जो आज हमने सीखा है। ये आपके पास रोहित नाम के फोल्डर में, रोहित नाम के फोल्डर में आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा और कंडीशंस पढ़ा, ये दो चीज आज हमने कंप्लीट करी। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर ए, ये जिप हो गए, और कंडीशन वाला लीजिए, ये दोनों लीजिए आपके पास फोल्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए कल मिलते हैं, कल आपको पढ़ाएंगे स्विच और टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, जब तक आप आज जो हमने आपको कराया उसको रिवीजन करके रखिएगा, क्लियर है? ओके जी, गुड बाय। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। बाय सर।